जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वां वेतन आयोग नवंबर में होने वाली बैठक आखिर क्यों हो गई स्थगित? बननी थी बात हाँ जी दोस्तों कि क्या होगा फिटमेंट फैक्टर और कितनी बढ़ेगी आपकी पे और पेंशन। लगभग 20 अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा है। हम आपके साथ करेंगे शेयर कि आखिर जो बैठक होनी थी वो क्यों निरस्त हुई, और बात करूंगा इस पर से फिर मैसेज और ईमेल। अभी अभी मैसेज आया है क्या, और कोई एरियर मिलने वाला है क्या, है इसकी हकीकत जानेंगे। और दोस्तों 66 वर्षीय एक भूतपूर्व सैनिक 800 किलोमीटर साइकिल पर पूरे देश को संदेश दे रहा है, शांति का संदेश दे रहा है, और अपनी यूनिट का ध्वजा लेकर चला है। बिल्कुल आप समझ सकते हो 66 वर्षीय और कहां से है, कौन है, जरा इनको कराना होगा, इनकी करनी होगी सराहना। और नोटों की बारिश कर रहे हैं लोग। आजकल कह रहे हैं जहां डीए नहीं है, महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं है, और वहां पर आप सब तो एक दो नहीं 20 लाख नोट की बारिश हो रही है। लोग अचंभित हो रहे हैं और किस तरह कमेंट्स कर रहे हैं जरा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेपाली सैनिकों से मिले, एक्सर्विसमैन वहां रैली किया। उन्होंने कहा कि हमारा और आपका अटूट बंधन है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। और मैं बात करूंगा डिजिटल अरेस्ट यानी फ्रॉड यानी ठगी का एक लाइव मामला, जिसको आप देखेंगे, समझोगे, सीखोगे कि कैसे बचना है। तो दोस्तों आइए खबरें करते हैं विस्तार से। दोस्तों जैसा हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि 8वें वेतन आयोग यूनियनों का कहना है कि जेसीएम बैठक स्थगित होने की संभावना के कारण थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, यानी बैठक कहां हो रही थी, किस लिए हो रही थी, इसके बारे में बात कर रहा हूं। यानी उन्होंने कहा कि कर्मचारी यूनियन के अनुसार केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए आधिकारिक मंच संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक नवंबर में टाल दी गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर स्पष्टता आने की उम्मीद थी, यानी पूरा फॉर्म, पूरा टाइम टेबल एडजस्ट हो गया था। उन्होंने ये बात रखी थी कि 8वें वेतन की रूपरेखा क्या होगी, यानी आज जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसकी पूरी तैयारी करके मीटिंग होनी थी सचिव से। आखिर जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं, यानी जहां केंद्रीय कैबिनेट सचिव यानी सबसे बड़े प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, और उनके सदस्य नौकरशाह कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व और सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उसके प्रतिनिधि हैं। बैठक पहले नवंबर में होने की उम्मीद थी, हालांकि कार्मिक प्रशिक्षण के सचिव में बदलाव के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। 2 कर्मचारी संघ नेताओं ने इनकी पुष्टि की, यानी एक सचिव थे महत्वपूर्ण, उनका एकदम तबादला हुआ है। डीओपीटी के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सचिव विवेक जोशी को 26 अक्टूबर को जारी एक आदेश के जरिए उन्हें हरियाणा वापस भेज दिया गया, यानी 26 अक्टूबर को उनका तबादला हो गया। इसलिए जो नवंबर में बैठक है अभी नहीं हो पा रही। जेसीएम की बैठक इसी महीने होनी थी, लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी श्रमिक परिसंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार डीओपीटी सचिव के तबादले के अनुसार यह बैठक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। नाम न बताने की शर्त पर परिसंघ के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा 8वें वेतन आयोग से संबंधित सरकार की योजना पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि यह बैठक में काफी कुछ चीजें क्लियर होनी थी ताकि सरकार अपना आयोग गठित करे। हम अपनी मांगे पहले रख सकते हैं कि अभी ये चल रहा है और इतने % बढ़ोतरी होनी चाहिए कम से कम, और ये फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, इसको लेकर के चलना था बात। गौरतलब है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुहिनकांत पांडे जो केंद्रीय वित्त सचिव है, जब डीओपीटी सचिव पद पर उन्होंने अभी संभाल लिया है, और इस दिसंबर में इसकी संभावना है। स्पष्टता उभरनी चाहिए, इसके बारे में कहा है कि हमने 2 बार इसका ज्ञापन दे दिया है। और पहले उन्होंने बात किया था कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गोपा जी को, जो वित्त सचिव है, उनको दिया, और पहले टीवी सोमनाथन को सौंपा गया था, जो कि 30 अगस्त को कैबिनेट पद का उन्होंने सचिव का पदभार संभाला था। उन्होंने इसके बारे में पूरी तरीके से अवगत कराया कि जो आपने 7वें वेतन आयोग में हमें झटका लगा है, उससे उबारने के लिए बहुत बड़ा स्टेप आप ले सकते हो। उन्होंने 2.86 से कम नहीं, यानी दोस्तों मिश्रा जी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 से कम नहीं, फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। फिटमेंट फैक्टर का ये गुणन इकाई है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में संशोधित करने के लिए किया जाता है। 8वां वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए ये जो फिटमेंट फैक्टर है, जेसीएम के सदस्य ने इसके बारे में
2016 का हवाला दिया कि जहां पर 2.57 देने के बाद आप देख सकते हो कि कितनी हालत खराब हुई है, क्या फायदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में हमारे साथ जो छल हुआ है, हमारे साथ जो जिस तरीके से हमारी पे पेंशन है, आप अपने आर्मी के संदर्भ में देख सकते हो। तो अभी आप ये देख सकते हो कि जो पेंशन है OROP 2 में, OROP 3 में इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि 2.57 से 7वें वेतन आयोग में जो हमारा वेतन निर्धारण किया गया था उसमें ही बहुत बड़ी खामियां हैं और मुख्य जड़ यही है। नहीं, कहीं ना कहीं हर एक को फायदा होना चाहिए था और इस वजह से इस बार सरकारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो बुरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि नहीं, इस बार हम सरकार को पहले से ही दबाव में रखेंगे। दोस्तों ये थी खबर। अब दूसरा है कि एक और वेतन आयोग, सरकार को संयम बरतना चाहिए। बड़ा ये कह रहे हैं, अखबार कह रहा है कि भारत सरकार को स्टाफिंग जरूरतों को नए सिरे से आकलन करने की तत्काल जरूरत है ताकि वेतन को तर्कसंगत बनाया जा सके, इसका राजकोषीय बोझ कम किया जा सके। भले ही नए वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ती हो, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के एक और दौर की मांग, उन्होंने कहा है। अब इन्होंने कहा है कि इस समय जो भी चल रहा है इसके बारे में सोच समझ के सरकार ने कदम उठाना है। तो दोस्तों ये थी खबर। अब बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमारे पास अभी अभी ईमेल आया, मैं भी हैरान रह गया किस बात का ईमेल है। इस पर लमसम पेमेंट अपडेट नवंबर 2024, नो रिप्लाई। इस पर की सबसे डियर सुविधा मेयर एंड सो पीपीओ नंबर सो बैंक अकाउंट इतना 5324 टूवर्ड्स, यानी कहा योर बैंक अकाउंट इज बिंग क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ सो लमसम पेमेंट। एरियर अमाउंट दिया है उन्होंने 5324, टोटल 5324, नेट अमाउंट इतना। कम्यूटेशन पेंशन डिटेल भी आजकल साथ देने लगे क्योंकि बहुत सभी का सवाल था। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन का भी इन्होंने दिया है, पेंशन स्लिप भी है, सारी चीज दी है, लेकिन ये सबके पास मैसेज आया कि जितना हुआ है और 19 नवंबर को आपकी पेंशन क्रेडिट होगी। ये मैसेज अभी आ रहा है। उन्होंने कहा डियर सो इज बिंग क्रेडिट अमाउंट सो टुवर्ड्स अ लमसम पेमेंट विल बी क्रेडिट ऑन 19 नवंबर। और इस पर स्टीम बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 19 तारीख को ये मैसेज पेंशन कौन सी आएगी, अभी तारीख तो लगभग आप समझ सकते हो आज कितनी तारीख है, 24 नवंबर है। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज है, जिस तरह फ्लोट होते हैं, नेटवर्क इशू हो जाता है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम है। ये इसका एग्जाम्पल है कि यानी जो आपका डीए एरियर का मैसेज है ये, जो कि पहले आना चाहिए था लेकिन डीए एरियर मिल गया एकदम झटके से। मैसेज आपका 24 तारीख का आ रहा है जबकि वो कह रहे हैं कि 19 तारीख को क्रेडिट होगा। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड है और ये काम करने का तरीका यहां इसी तरीके से आपको झटके लगे रहेंगे। चौंकने वाली बात नहीं कि आपको और कोई एरियर आया, इसमें और कोई एरियर नहीं आया। लेकिन एक बात है कि पेंशन स्लिप आप अपनी अभी डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो उन्होंने इस महीने में आपकी सैलरी मिलने वाली है, बढ़ी हुई है, 53% की है, वो सारी चीज चेक कर सकते हो। अपना आइडेंटिफिकेशन चेक करके इंश्योर कर सकते हो कि 1 साल के लिए भाई हमने अपना कर दिया, हमें इस बात की तसल्ली है। इस बात का ये खबर पुष्टि करती है। अब बढ़ते हैं एक और खबर। 66 वर्षीय पूर्व सैनिक का जज्बा। हाँ जी दोस्तों, आपको ये जरूर देखना होगा और इनके लिए एक लाइक, एक सैल्यूट करना होगा। मैं कह रहा हूं ये है पूर्व सैनिक हैं, नायक रामनिवास कौशिक हैं, रेजिमेंट ऑफ पार्टी के हैं, टीए ट्रेड है जैसे हमारे हैं। उन्होंने आप समझ सकते हो कि 700 किलोमीटर की अपनी साइकिल यात्रा इस राना से सद्भावना, उन्होंने कहा है भाईचारे और सद्भावना को लेकर मेरी यूनिट का रेजिंग डे था तो 102 मीडियम रेजिमेंट के वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिए। लगभग ये धौलपुर पहुंच गए, परसों स्टार्ट की थी। मेरे पास कल इनसे बातचीत हुई, इन्होंने अपना पूरा वीडियो साझा किया। वहां एक कर्नल साहब है, मेजर जनरल साहब है, उन्होंने भी इन्हें अप्रिशिएट किया, हरी झंडी दिखाई करे जहाँ से 102 का नाम रोशन रहे। यहाँ तो हमारे साथ खड़े हैं कर्नल पूर्व सैनिक हमारे कर्नल राम कुमार जी। तो ये एनसी मेडिकल में OSD टू मैनेजमेंट, तो इन्हीं से पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। आज की जो ये साइकिल यात्रा हमारे एक्स-सर्विसमैन रामनिवास कौशिक जी करने जा रहे हैं, इनका उद्देश्य आपस में भाईचारा, लोगों के बीच के अंदर तालमेल और एक जज्बे के साथ ये इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य शांति को स्थापित करना और भाईचारे की भावना को कायम करना, ये इनका उद्देश्य है। तो स्वागत करते हुए पूर्व सैनिक रामनिवास कौशिक का, जो अभी यहाँ से यात्रा निकालेंगे, सुरेंद्र गौड़ जी। भव्य स्वागत।
और सर काफ़ी दूर से भारी कठिन परिश्रम करते हुए यहाँ पे साइकिल के द्वारा आ रहे हैं और रेजिंग डे है 28-29 तारीख का झांसी में, तो सर को झांसी पहुँचना है और अपनी साइकिल से झांसी की तरफ वो रवाना हो गए। होपफुली आज वो झांसी पहुंचने की संभावना है। आप इनका वीडियो देखती हैं तो ये होता है सैनिकों का जज्बा। आप इनकी उम्र देख सकते हो, 66 साल है। आप इनका वीडियो देख सकते हो कि ये जज्बा है। उन्होंने कहा है मैं अपनी यूनिट को भी संदेश देना चाहता हूं, भूतपूर्व सैनिकों को संदेश देना चाहता हूं कि अब हमें उठना होगा इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, शांति के लिए। और ये पहल सैनिक ही कर सकता है, बाकी कोई डिपार्टमेंट का नहीं कर सकता। और 66 साल में इतना जज्बा है कि 700-800 किलोमीटर जो साइकिल चला रहे हैं। कौशिक जी हैं, रामनिवास कौशिक, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और आप भी इन्हें धन्यवाद करिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। नोटों की बारिश। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आप एक देख सकते हो कि आप छत पे चढ़कर लोग 1-2 नहीं 20 लाख नोटों की उन्होंने बारिश कर रहे हैं। और नीचे नजारा क्या है, कहां का नजारा है, कैसा नजारा है, लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको सुनना होगा कि वक्त है आज ये ऊपर हैं तो नोट उड़ा रहे हैं, कल को यह भी संभव है कि ये नीचे हों और उड़ते हुए नोटों को बीनने की मारामारी में शामिल हों। कितनी बड़ी बात कही है कि आज बहुत सारी गरीबी है, गुर्बत है, भुखमरी है, बेरोजगारी की बात कहते हैं। और जब देश में एक जगह का आपके पास पैसा है तो आप छत से 20 लाख रुपए हवा में उड़ा रहे हो। और नीचे यह है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर किसी की शादी है और शादी देवल हवा गांव है। अफजल और अरमान की शादी है, वहां पर उनके दोस्त और उनके रिश्तेदार। धन होगा लेकिन धन को इस तरीके से उड़ाना शायद नैतिकता नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है कि आज वक्त है कि आप ऊपर और ऊपर से गड्डियां उड़ा रहे हो, कल वक्त बदलते देर नहीं लगेगी कि जो नीचे बीन रहे हैं ना, मारामारी कर रहे हैं, कल उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। आपकी आने वाली जनरेशन हो सकती है। इसलिए आपको समय और पैसे की रेस्पेक्ट करनी होगी। इसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। और दोस्तों बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले नेपाली सैनिकों से। हाँ जी दोस्तों, यानी बिल्कुल मैं बात कह रहा हूं कि जैसा अभी हम सब जानते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नेपाल दौरे पर है। उनकी पूरी कोशिश है कि नेपाली जो युवा हैं या नेपाल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सबसे उन्होंने मुलाकात की और इस भरपूर कोशिश की है कि वहां के युवा भारतीय सेना में अग्निवीर का हिस्सा बने। इसी को लेकर के एक एक्स सर्विसमैन रैली हुई, वहां पर वीर नारियों से मिले, सैनिकों से मिले, भूतपूर्व सैनिकों से बड़ा उत्साह था। उसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल और भारत का अटूट संबंध है। इसको हमने चाहे सेना के परिवेश में देखें चाहे सामाजिक रूप से देखें, ये कभी टूटेगा नहीं। और इसकी कवायद लेकर के मैं नेपाल आया हूं, आप ये दृश्य देख सकते हो। और डिजिटल अरेस्ट का एक वीडियो। हाँ जी दोस्तों, ये डिजिटल अरेस्ट यानी ऑनलाइन साइबर ठगी। स्टेट साइबर पुलिस ने एक व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कैसे बचाया, उसका एक लाइव। नमस्कार दोस्तों, आज साइबर एफएम पर हम आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश की स्टेट साइबर पुलिस ने एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट के साइबर क्राइम से लाइव रेस्क्यू किया। भोपाल के एक बिजनेसमैन को एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आया। फ्रॉडस्टर्स ने अपने आप को ट्राई, सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने पीड़ित को डराया और कहा कि अगर उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दी तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। डर के मारे पीड़ित अपने घर के एक कमरे में लॉक हो गए, लेकिन तभी उनके परिचित उनके घर पहुंच गए और उन्होंने पीड़ित को घबराया हुआ देखा। जब उन्होंने पूछा तो पीड़ित ने बताया कि उनकी ऑनलाइन जांच चल रही है। परिचित को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दी। स्टेट साइबर पुलिस ने अपनी क्विक थिंकिंग और स्ट्रैटेजी से पीड़ित को रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। पुलिस की टीम तुरंत उनके घर पहुंच गई और उन्होंने फ्रॉडस्टर्स को अपनी असली पुलिस आइडेंटिटी दिखाई। स्टेट साइबर पुलिस की तेज एक्शन के चलते पीड़ित को 6 घंटे बाद डिजिटल अरेस्ट से निकाल लिया गया। जैसे ही पुलिस की टीम ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, फ्रॉडस्टर्स का फोन तुरंत कट गया। ये है हमारे साइबर वॉरियर की हिम्मत और उनका डिटर्मिनेशन, जो हर वक्त हमारे डिजिटल स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहते हैं। साइबर दोस्त इन्हें सलाम करता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको किसी फ्रॉड का सामना करना पड़े या अगर आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी मिले तो स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। किसी भी अननोन वीडियो कॉल से बचें। अगर कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
जैसा कि हम बार बार इस बात की खबर आ रही, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट से बचना है। कोई सीबीआई का अफसर बन के, कोई किसी का अफसर बन के आपको अरेस्ट करता है, पहले आपकी चीजें टटोल लेता है, आपके बारे में समझ लेता है और फिर आपको खड़े खड़े आपसे करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। तो इससे बचना होगा। इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।